हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपिसोड 2 में। लास्ट एपिसोड में हमने आईबीसी का पार्ट 1 डिस्कस किया था और साथ में हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया था कि आईबीसी क्यों बना, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है और उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 और उसके अंदर सीआईआरपी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो आईबीसी का पार्ट 2 है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में डील करता है। अब इस पार्ट के अंदर बड़े सारे चैप्टर हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी। तो इसके अंदर जैसे सेक्शन 4 एंड 5 उसमें ये डिस्कस होता है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है जिसके बाद आप इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा सकते हो। या सेक्शन 5 के अंदर जो सीआईआरपी रिलेटेड डेफिनेशंस हैं वो मेंशन की गई हैं। जो सीआईआरपी की प्रोसेस है वो सेक्शन 6 से 32 में आती है। पर अगर ड्यूरिंग सीआईआरपी हमको सोल्यूशन नहीं मिलता, कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेट नहीं आता और हमको लगता है कि अब ये बिजनेस आगे नहीं चल सकता, तो उस केस में फिर लिक्विडेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो लिक्विडेशन की प्रोसेस सेक्शन 33 से सेक्शन 54 के अंदर मेंशन है। कोविड के बाद एमएसएमईज के लिए एक नया इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बनाया गया जिसको पीपीआईआरपी या प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। वो सेक्शन 54A से लेके 54P में कवर होती है। अब कई जो होती हैं वो छोटी कंपनीज होती हैं या अभी 2-3 साल पहले काम शुरू किया, स्टार्टअप थे पर कंपनी ठीक नहीं चल रही है, तो इसके लिए एक सिंप्लीफाइड सीआईआरपी प्रोसेस बनाया गया जिसको फास्ट ट्रैक कहते हैं और वो सेक्शन 55 से 58 में कवर होती हैं। वॉलंटरी लिक्विडेशन जो है वो सेक्शन 59 में कवर होती है। और जो भी एजुकेटिंग अथॉरिटीज हैं इन केस ऑफ कॉर्पोरेट कौन सी होती है, वो होती है एनसीएलटी। जो एनसीएलटी की पावर क्या है, एनसीएलटी के राइट्स क्या हैं और उसकी जुरिस्डिक्शन की लिमिट्स क्या हैं, वो सारी सेक्शन 60 से 67 में हम डिस्कस करते हैं। और जो सेक्शन 68 से 77 है वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में बात करता है। अगर सपोज किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया या फ्रॉड किया या मिसरिप्रेजेंट किया तो उस केस में जो पेनल्टीज होती हैं और जो वो इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 4 है वो ये डिस्कस करता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना होना चाहिए जिसके कारण आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को शुरू कर सकें। तो जब ये एक्ट बना था तब ये थी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिफॉल्ट होगा तो आप किसी भी कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जब कोविड आया उस टाइम ये 1 लाख रुपए से 1 करोड़ कर दी गई। और वैसे अगर आप एक्ट पढ़ेंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई थी कि अगर वो चाहें तो इस 1 लाख रुपए को चेंज कर सकते हैं अप टू 1 करोड़ रुपीज। तो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए 1 लाख को 1 करोड़ कर दिया। और जो 2021 में हमने पीपीआईआरपी बनाई जो मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाई, उस केस में जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए, क्योंकि जो एमएसएमई कंपनी होती है वो जल्दी इतनी बड़ी होती नहीं है। तो उनके केस में 10 लाख रुपया अगर डिफॉल्ट है तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये भी आया, जो हमने ये 1 करोड़ बना दिया, ये तो हमने बनाया 2020 में, इससे पहले क्या जो केसेस चल रहे हैं जिसमें 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट था। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो चेंज हुआ है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आज के बाद जो केसेस आएंगे उनके लिए 1 करोड़ एप्लीकेबल है, बाकी के जो पुराने केसेस चल रहे थे वो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। हमने सेक्शन 3 में भी डेफिनेशन देखी थी, पर वो डेफिनेशन जो है वो पूरे आईबीसी के लिए एप्लीकेबल है। जो सेक्शन 5 की हैं ये सिर्फ जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप देखें तो एजुकेटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट जो है एनसीएलटी होती है, तो यहाँ सिर्फ एनसीएलटी की बात हो रही है। अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी की सारी डेफिनेशन मोर लेस सेम है। एक दो जो डिफरेंट है, जैसे कि जो कॉर्पोरेट गारंटर है ये सिर्फ कंपनी के केस में ही एप्लीकेबल है क्योंकि कॉर्पोरेट गारंटर लिखा हुआ है। और दूसरा जो है बेस रेजोल्यूशन प्लान, जो कि स्पेसिफिकली एमएसएमई की जब इंसॉल्वेंसी होती है उसके अंदर इसको कवर किया जाता है। तो दिस इज स्पेसिफिक टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, तो उसका डिस्कशन यहीं पर होता है।
सेक्शन 6 कवर करता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कौन कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हो गए या जिन लोगों ने पैसा दिया हुआ है अंडर सेक्शन 7, वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि ये डिफॉल्ट हुआ है तो इस कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू की जाए। सिमिलरली जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर किए हुए हैं, वो भी इन केस ऑफ डिफॉल्ट एनसीएलटी के पास जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और जो कॉर्पोरेट डेटर है, मतलब जो कंपनी खुद है, वो खुद ही जाके कोर्ट को अप्लाई कर सकती है कि भैया हम इस पोजीशन में नहीं है, हम ये पैसे पे कर सकें, तो इसलिए आप हमारी अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू कर दो। सो अंडर सेक्शन 7 किसी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के अगेंस्ट अगर डिफॉल्ट होता है और वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो एनसीएलटी में जाके इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगाते हैं। पर जब एप्लीकेशन आप लगा रहे हो, आपको डिफॉल्ट का प्रूफ भी देना पड़ता है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, या तो आईयू आपको एक प्रूफ दे देगा कि डिफॉल्ट हुआ है, अगर वो नहीं है तो आप बाकी जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, इस तरह कोई चेक बाउंस हुए, इस तरह की चीजें आपको एज ए प्रूफ लगानी पड़ेंगी। जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो विद इन 14 डेज एनसीएलटी को या तो उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर एनसीएलटी एक्सेप्ट कर लेती है तो एक कॉपी आप आईआरपी को भेजते हो, जिसको आप अपॉइंट करते हो। आईआरपी है बेसिकली इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये वो आरपी होता है जो कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी से लेके फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी तक पूरे कंपनी के अफेयर्स मैनेज करता है। वो जितने भी ये क्लेम्स होते हैं क्रेडिटर्स के, उनको कलेक्ट करता है, और साथ में वो जो सीओसी को फॉर्म भी करता है। जब सीओसी फॉर्म हो जाती है, इट हैज टू बी डन विद इन 30 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ और द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो सीओसी डिसाइड कर सकती है कि जो सेम आईआरपी है कैन बी रीअपॉइंटेड एज आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और अगर वो चाहें तो किसी और का नाम रिकमेंड कर सकती हैं या एनसीएलटी को रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि हमें कोई दूसरा आरपी चाहिए। और ये जो नोटिस होता है एनसीएलटी का, ये विद इन 7 डेज कॉर्पोरेट डेटर को भी डिलीवर हो जाता है। आईबीबीआई के पास भी एक कॉपी जाती है, और साथ में एनसीएलटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसको पब्लिश किया जाता है। और जो कंपनी है जिसको ये दिया जाता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो कॉर्पोरेट ऑफिस है या रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें इसको डिस्प्ले करें, और साथ में अगर उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर भी उनको ये डिस्प्ले करना पड़ता है कि इस कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी चल रही है। और दूसरा जो एकदम से स्टेप लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मॉरेटोरियम। उसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है इसके अगेंस्ट अब जितने भी लीगल एक्शन थे वो सबको फ्रीज कर दिया जाएगा, और नए कोई केसेस उस पर हम लगा नहीं सकते। पर अगर कोई क्रिमिनल केस है, दैट कैन कंटिन्यू। और साथ में अगर क्रिमिनल केसेस किसी ने कंपनी पे डालने हैं, दैट कैन आल्सो बी डन। इट इज ओनली रिलेटेड टू नॉन क्रिमिनल केसेस या जो सिविल सूट होते हैं उसके लिए मॉरेटोरियम एप्लीकेबल है। और फिर एक विद इन 3 डेज आईआरपी को एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि भाई इस कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी शुरू हो गई है, जो भी आपके क्लेम है वो हमको सबमिट करो। उसका एक टाइम भी होता है कि जो लास्ट डेट कब तक वो कर सकते हैं, और उसके अमाउंट वगैरह कितनी है, वो सब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आईआरपी के पास सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो होता है उसको न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, 2 न्यूज़पेपर में, एक जो इंग्लिश में होगा, एक जो लोकल लैंग्वेज में होगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही ये 3 स्टेप्स जो हैं इमीडिएटली एप्लीकेबल होते हैं। जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वैसे ही जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है अगर उनके अगेंस्ट डिफॉल्ट हुआ है तो भी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन एनसीएलटीएम में लगा सकते हैं। पर उनको एक स्टेप लेना पड़ता है पहले, कि अगर कोई जो डिफॉल्ट हुआ है तो उनको एक नोटिस भेजना पड़ता है डेटर्स को, और डेटर के पास ना 10 दिन होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। 10 दिन के अंदर या तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा या कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, और या उसने ना जवाब भी नहीं दिया, तो उस केस में जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन लगा सकता है। पर जो एप्लीकेशन के साथ 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो डिमांड नोटिस दिखाना है कि हमने जी डिमांड नोटिस भेजा था, और दूसरा ये कि प्रूफ ऑफ डेट, भाई जो भी इनवॉइस थी, गुड रिसीट नोट थी, या और भी जो भी ये प्रूव करती है चीज कि ये पैसा जो है आपने वाकई में लेना है, वैसा एक प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। और साथ में एक एफिडेविट कि ये जो है आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा इस पर्टिकुलर
जो भी डेट है उसको लेकर। जैसे कि हमने मोबिलेक्स और किरूसा में देखा था कि किरूसा ने जो इनवॉइस मोबिलेक्स को भेजी, मोबिलेक्स ने मना कर दिया, बोला क्योंकि आपने जो है एनडीए को फॉलो नहीं किया, इसलिए हम आपको ये पैसा नहीं देंगे। तो उस केस में डिस्प्यूट था और ये एफिडेविट बड़ा जरूरी है। अगर ये गलत एफिडेविट कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर देता है तो उसके लिए पेनल्टीज भी होती है। और जो तीसरा केस है उसमें जो कंपनी है, जो डेटर है, उसी को लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, अब मैं पैसा दे नहीं सकता, उस केस में भी वो एनसीएलटी के पास जाके खुद के लिए इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी होता है शेयर होल्डर से, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको उनके साथ एक एप्लीकेशन वो एनसीएलटी के पास लगा दी जाती है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर की इंसॉल्वेंसी है, चाहे फाइनेंशियल की है, तो जैसी एप्लीकेशन एडमिट होगी एक आईआरपी अपॉइंट हो जाएगा, मॉरेटोरियम डिक्लेयर हो जाएगा और विद इन 3 डेज एक पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी जाएगी। जो सेक्शन 10 है वो कोविड के टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बोला गया कि अगर 25 मार्च 2020 से लेके 24 मार्च 2021 तक अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो उस केस में सीआरपी इनिशिएट नहीं की जा सकती। एक बड़ा फेमस केस है रमेश काइमल वर्सेस सीमंस गमेसा। इसके अंदर बोला गया कि अगर डिफॉल्ट उस दौरान हुआ है 25 मार्च से 24 मार्च 2021 के बीच में, तो उस डिफॉल्ट के को लेकर आप कभी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो एक तरह से परमानेंट इम्यूनिटी हो गई फॉर दैट पर्टिकुलर डिफॉल्ट विच हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड। सेक्शन 11 बात करता है कि कौन से ऐसे कॉर्पोरेट डेटर हैं जो कि इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो जैसे कोई कंपनी है जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी सीआरपी चल रही है, तो कंपनी दोबारा जाके नहीं बोल सकती जी अभी सीआरपी पहले खत्म नहीं हुई, एक और सीआरपी शुरू कर दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं। दूसरा यह है कि सीआरपी हो गई है पर अभी वो जो सीआरपी कंप्लीट हुई थी वो भी सिर्फ लास्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर हुई थी, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ, अब दोबारा अपनी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लेके पहुंच गए। तीसरा हुआ वायलेटेड रेजोल्यूशन प्लान। तो आपने किसी कंपनी के अंदर रेजोल्यूशन प्लान दिया, बोला कि जिस कंपनी को मैं रिवाइव कर सकता हूँ, अपनी स्कीम लेके गए, बोला गया ठीक है जी आप इसको इम्प्लीमेंट करो। थोड़े टाइम के बाद आपने बोला सॉरी रेजोल्यूशन प्लान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, कंपनी को दोबारा से इंसॉल्वेंसी में डाल दो। उस केस में पेनल्टीज वगैरह लगती हैं। इतना इजी नहीं होता कि आपने रेजोल्यूशन प्लान दिया और बाद में पहुंच गए जी इस कंपनी को दोबारा से इंसॉल्वेंट कर दो। और ऑफ कोर्स जो फोर्थ है वो अंडर लिक्विडेशन, जो कंपनी ऑलरेडी मरी पड़ी है उस पर और क्या आप सीआरपी डालोगे, उस केस में भी सीआरपी आप फाइल नहीं कर सकते। पर जो भी कंपनी सीआरपी के अंदर चल रही है वो दूसरों के अगेंस्ट जो है इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा सकती है। जस्ट बिकॉज कोई कंपनी के अगेंस्ट किसी ने इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन लगा दी है और वो एक्सेप्ट हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है वो कंपनी किसी और कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन नहीं लगा सकती। जो सेक्शन 12 है वो टाइमलाइंस पे डिस्कस करता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो जो भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो 180 डेज में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो कोर्ट जो है वो वन टाइम 90 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है, पर ये ऑटोमेटिक नहीं होता। जो आप कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट इसको रिव्यू करेगा और इट्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, पर वन टाइम एक्सटेंशन पॉसिबल है। पर साथ में कई केसेस होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके अंदर बड़े सारे लीगल केसेस होते हैं और कॉम्प्लिकेशन होती हैं। उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया कि 330 डेज के अंदर ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसमें बड़े दो इंटरेस्टिंग केस है, एक तो एसआर स्टील एंड सतीश गुप्ता, जिसमें जो कोर्ट ने बोला कि ये जो टाइम लाइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी उन्होंने एक्सटेंशन दिया और उस केस में ये भी बोला गया कि जो 330 डेज हैं इट शुड बी अडियर टू। पर अगर किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर 330 डेज से ज़्यादा चाहिए एंड इट रिजल्ट्स इनटू बेटर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फॉर द स्टेक होल्डर्स, तो उस केस में 330 डेज से ज़्यादा भी हम टाइम दे सकते हैं। पर इन जनरल वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होने चाहिए। और एक और केस था कल्पराज धर्माश्री वर्सेस कोटक।
इसके अंदर एक कंपनी थी रिको जो कि इंसॉल्वेंसी के अंदर चली गई। तो दो उसके रेजोल्यूशन प्लान आए, एक तो कोटक ने दिया, एक कलपराज ने दिया। जो कोटक का प्लान था उन्होंने विद इन टाइमलाइन सबमिट किया, और जो कलपराज का था उन्होंने जब डेडलाइन थी उसके बाद अपना प्लान सबमिट किया। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे उन्होंने कलपराज का प्लान एक्सेप्ट कर लिया। तो कोटक ने जाके सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई ये जो आप इन्होंने सबमिट किया था तो किया ही ड्यू डेट के बाद था, तो इसको हम कैसे मान सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें की। एक तो बोला कि कोटक ने एक तरह से तो एक्सेप्ट कर ही लिया ना डेडलाइन को, उसने खुद इग्नोर किया, उसको पता था ये डेडलाइन के बाद इन्होंने सबमिट किया है, फिर भी उसने कहा चलो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो इन ए वे दे हैड एक्सेप्टेड दैट डिले देमसेल्व्स। और सेकेंडली उन्होंने बोला अगर सीओसी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो अल्टीमेटली जो सीओसी की पावर्स होती हैं दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय कोर्ट। जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है ये अल्टीमेटली इट्स सैक्रोसेंट। तो इस कारण से जो टाइम लिमिट्स हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं, पर हमको ये भी देखना पड़ता है कि उस केस के अंदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है। पर अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं कि कितने डेज हैं, तो आप देखो उस क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर 180 डेज लिखा है 180 डेज कहेंगे, 330 डेज लिखा है तो आप 330 डेज कहेंगे। और ऐसा कोई भी आपको कंफ्यूजन वाला एमसीक्यू नहीं आएगा कि जिसके अंदर तीनों की तीनों ऐसी 180, 270 और 330 डेज की डेट दी होगी, तो एक डेट ही होगी। पर आप उसमें ये नहीं कह सकते कि इट कैन बी एनी डेट। जो सेक्शन 12 है वो एप्लीकेशन विड्रॉल की बात करता है। जैसे अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू हो गई, तो क्वेश्चन है कि हम क्या उस इंसॉल्वेंसी को बीच में रोक सकते हैं। तो ये कहा गया कि अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो गई है और जो 90% ऑफ जो वोटिंग शेयर है सीओसी के अंदर वो एग्री करते हैं कि हमको ये इंसॉल्वेंसी नहीं चाहिए, तो उस केस में ये एप्लीकेशन विड्रॉ की जा सकती है। अब एक और केस आया कि जैसे आपने इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू की तो सीओसी को बनने में तो 1 महीना लग जाता है। अगर उस 1 महीने के अंदर ही जो भी डेटर्स है और जो क्रेडिटर्स है उनका आपस में एग्रीमेंट हो गया, उस केस में क्या हम इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर है यस। उस केस में एनसीएलटी के पास स्पेशल पावर है कि अगर सीओसी अभी फॉर्म नहीं हुई है तो बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द केस जो एनसीएलटी है वो अलाउ कर सकती है कि एप्लीकेशन को विड्रॉ किया जा सकता है। पर रिलेटेड क्वेश्चन ये होता है कि कब तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब तक रेजोल्यूशन प्लान किसी पार्टी ने नहीं दिया और जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव कर दिया सीओसी ने, उसके बाद आप नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे आप कोई एप्लीकेशन आई, आपने किसी को इनवाइट किया, उसने अपना प्लान दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, डेटर फिर आपके पास आ गया, चलो जी मैं कुछ और चीज कर सकता हूँ, तो उस केस में आप जो है इंसॉल्वेंसी को विड्रॉ नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन ये और भी आता है कि जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज स्कीम भी होती है। जो डेटर है वो कॉम्प्रोमाइज अगर करता है क्रेडिटर के साथ, तब क्या उस केस में इसको आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है? आंसर है यस, दैट कैन बी डन विद 90% सीओसी अप्रूवल। पर अगर जो रेजोल्यूशन प्लान था वो अप्रूव हो गया बाय सीओसी, उसके बाद ना तो कॉम्प्रोमाइज स्कीम आप कर सकते हैं, ना उस एप्लीकेशन को आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो सेक्शन 13 है वही बात करता है कि जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है उसकी ऑफिशियल स्टार्ट डेट कौन सी है। तो उसका आंसर यह है कि जिस दिन एलसीएलटी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है वही उसकी ऑफिशियल स्टार्ट डेट है। अब इसमें दो डेट्स होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली तो है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो और विद इन 14 डेज जो है एनसीएलटी को उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करनी है। तो जिस डेट को एनसीएलटी वो एप्लीकेशन एडमिट करेगी, एक्सेप्ट करेगी, उसी डेट से जो है इंसॉल्वेंसी की ऑफिशियल स्टार्ट डेट मानी जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिशियल जो स्टार्ट डेट है उसी से ही फिर आप 180 डेज कैलकुलेट करते हैं, और बाकी जो भी इंटरिम स्टेप्स होते हैं जिन जो कि टाइम बाउंड होते हैं वो ऑफिशियल स्टार्ट डेट से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। जो सेक्शन 14 है वो मोरेटोरियम की बात करता है। जैसे ही इंसॉल्वेंसी शुरू होती है तो जो भी केसेस हैं कंपनी के अगेंस्ट उनके ऊपर लीगल फ्रीज लग जाता है। नए केसेस भी कंपनी के अगेंस्ट आप फाइल नहीं कर सकते।
और कंपनी भी जो भी असेट्स या प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी टाइम वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। और जो बैंक्स ने लोन दिए हैं किसी असेट्स वगैरह के अगेंस्ट, वो भी अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है इन्फोर्स नहीं कर सकते। और किसी ने फैक्ट्री या ऑफिस वगैरह के लिए लीज दी हुई है तो वो भी ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी उसको रिवोक नहीं कर सकते। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम जैसी सर्विसेज जिसको असेंशियल सर्विसेज माना जाता है, उसको भी डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ फेमस केसेस भी हैं, जैसे पी मोहन राज वर्सेस शाह ब्रदर। तो इस केस में ये हुआ, जो चेक बाउंस के केस होते हैं 138 में, उसके अगेंस्ट भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की जा सकती हैं। और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, दोज आर नॉट कवर्ड अंडर मोरेटोरियम। पर कोर्ट ने बोला जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं ये एक्चुअली में तो ये तो सिविल के ही केसेस होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक क्लॉज है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, पर नेचर इनका सिविल ही होता है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अगेंस्ट पेनल्टीज हैं या जो भी केसेस हैं वो ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप डायरेक्टर्स के अगेंस्ट करना चाहते हैं जिन्होंने आपको चेक्स दिए थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, यू कैन परस्यू इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, पर आप कंपनी को परस्यू नहीं कर सकते। और जैसे कैनरा बैंक्स और डेक्कन क्रॉनिकल में बोला गया कि जो सरफेसी एक्ट होता है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो अपनी सिक्योरिटीज वगैरह जो आपने हैं उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी। एसबीआई वर्सेस रामाकृष्णन में बोला गया कि जो मोरेटोरियम है ये सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर को अप्लाई होता है, जो गारंटर है, पर्सनल गारंटर, अगर किसी ने गारंटी दी हुई है इस कॉर्पोरेट डेट की तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं, पर उस केस में जो है कंपनी के अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते। तो जो पब्लिक अनाउंसमेंट है वो सेक्शन 15 के अंडर डिस्कस होती है। तो जो पब्लिक अनाउंसमेंट है विद इन 3 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट आईआरपी को करनी होती है। अब जो ये अनाउंसमेंट होती है ये 2 न्यूज़पेपर में करनी ज़रूरी होती है। एक तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में विच इज़ वाइडली सर्कुलेटेड, और दूसरा जहाँ भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो भी रीजनल न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। और इस अनाउंसमेंट के अंदर ये दिया होता है कि डेटर्स का नाम क्या है, आईआरपी का नाम क्या है, और कौन सी जगह पर आप अपने क्लेम भेजेंगे, किस तरह से भेजेंगे, और कौन सी लास्ट डेट है जब तक आपको ये क्लेम सबमिट करने हैं। और साथ में ये भी लिखा होता है कि अगर आपने ये गलत या फॉल्स क्लेम सबमिट किया तो उसके लिए पेनल्टीज भी हैं। और अगर डिले होता है 3 दिन से ज़्यादा तो आईआरपी को एक सीआरपी फॉर्म नंबर 7 होता है वो फिल करना पड़ता है और एनसीएलटी के यहाँ सबमिट करना पड़ता है। जो अपॉइंटमेंट आईआरपी की कौन करता है, वो एनसीएलटी करता है। होता क्या है कि जो भी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा रहा है वो एक नाम रिकमेंड करता है कि इस आदमी को आप आईआरपी अपॉइंट कर दें। अगर वो नाम ना दिया हो तो जो एनसीएलटी है वो आईबीपीआई को अप्रोच कर सकता है, और आईबीपीआई विद इन 10 डेज उनको रिस्पॉन्ड करना होता है कि कौन सा आप जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एज एन आईआरपी अपॉइंट कर सकते हैं। पर इन प्रैक्टिस होता क्या है कि जो आईबीपीआई है उसने एक पैनल बनाया होता है, वो जो पैनल की लिस्ट पूरी एनसीएलटी के पास ऑलरेडी होती है। अगर वो आईआरपी का नाम सजेस्ट नहीं किया जाता तो एनसीएलटी जो जो लिस्ट होती है उसी में से अपने आप को नाम सजेस्ट कर देता है। तो सेक्शन 17 में जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होता है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पावर सस्पेंड हो जाती है, और जो भी कंपनी के ऑपरेशंस हैं, सेल्स है, फिनेंस है, वो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईआरपी का हो जाता है। और कुछ ड्यूटीज हैं स्पेसिफिकली जो आईआरपी को करनी है। सबसे पहले तो जो भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या बाकी जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको कलेक्ट करना आईआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा ये है कि जो भी क्लेम्स होते हैं, जो भी बोलेगा जी मेरे को इतना पैसा आपसे लेना था, उस क्लेम की जो वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आईआरपी की है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है आईआरपी का वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। जितने भी क्लेम्स आते हैं बेस्ड ऑन दैट वो सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स उसके अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट बन जाते हैं, और उनका वोटिंग शेयर जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि उनका क्लेम में कितना हिस्सा है। जैसे अगर टोटल क्लेम 10 लाख की हैं और किसी क्रेडिटर ने 1 लाख रुपए का क्लेम है तो उसके पास कितना वोटिंग राइट हो गया, 10%। और जो सेक्शन 19 है उसके अंदर जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सबको ये कहा जाता है कि
आज से जो भी ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो IRP के पास है और अपने ड्यूटी करने के लिए उसको जो भी चाहिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर इन केस में कोई एम्प्लॉय उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या किसी तरह से उनको इंफॉर्मेशन जो मांग रहा है नहीं दे रहे हैं या उसको ऑफिस में नहीं आने दे रहे हैं, तो इन सब केसेस में जो IRP है वो NCLT के पास जा सकता है। तो NCLT जो है वो डायरेक्शन दे देती है कि आप या तो कोऑपरेट करो या आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और अगर एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो जो लोकल पुलिस है उसको भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप IRP की हेल्प कीजिए ताकि वो अपना डे टू डे काम कर सके। जो सेक्शन 20 है उसके अंदर ये मेंशन है कि जो IRP है उसकी ये ड्यूटी है कि उसको इंश्योर करना है कि जो बिजनेस है डे टू डे वो चल रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको इस बिजनेस को रिवाइव करना है और इसको एज ए गोइंग कंसर्न बेचना है। उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम बिजनेस को एज इस बेसिस पे चलाते रहें। और इस काम को करने के लिए अगर उसको डे टू डे काम करना है तो उसको फाइनेंस भी चाहिए होंगे, तो इंटरिम फाइनेंस अगर रेज करना है या कुछ और भी जो होते हैं प्रोफेशनल उनको अपॉइंट करना है, कोई सारे काम तो खुद नहीं कर सकता, तो वो भी जो है IRP कर सकता है, पर ऑफ कोर्स उसके लिए COC का अप्रूवल चाहिए होता है। अगर COC तो अभी बनी नहीं तो होता क्या है कि जैसे ही COC की फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें ये सारी चीजें COC के सामने रखी जाती हैं और COC अगर अप्रूव करता है तो देन इट कंटिन्यूज। पर ऑफ कोर्स इंटरिम फाइनेंस पहले रेज नहीं कर सकता, जब COC का अप्रूवल होगा उसी के बाद ही वो इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकता है। हम अब कुछ IRP रिलेटेड जजमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्विस रिबन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि जो IRP की अपॉइंटमेंट है वो रीजनेबल है और अगर हमको इंसॉल्वेंसी को एक स्मूथ ढंग से चलाना है तो IRP की अपॉइंटमेंट बड़ी जरूरी भी है। इनफैक्ट स्विस रिबन का जो केस है इसके अंदर बड़ी सारी और भी चीजें डिस्कस हुई थी और ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी जजमेंट है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ IBC वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आंसर है स्विस रिबन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो केस है वो एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन वर्सेस होटल गोडावन। इसके अंदर क्या हुआ कि IRP एस्टैब्लिश हो गया और जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट थी वो भी कंपनी में आना शुरू हो गई और वो भी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो गई। तब IRP ने NCLT को अप्रोच किया तो NCLT ने डायरेक्ट किया मैनेजमेंट को कि जब IRP अपॉइंट हो जाता है तो आपकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, तो आप प्लीज एक साइड पे हो जाइए और IRP को अपना काम करने दीजिए। और एक और जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो RPS इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस मुकुल कुमार की है। इसके अंदर जो IRP था उसने ठीक ढंग से जो क्लेम थे वेरीफाई नहीं किए, तो फिर इसके अगेंस्ट केस हुआ। तो जो कोर्ट था उसने एम्फेसाइज किया कि IRP जो है उसको डिलीजेंटली और बड़े अच्छे ढंग से ये क्लेम को वेरीफाई करना है, क्योंकि जो भी क्लेम्स एक्सेप्ट होते हैं उसी के बेस पे ही COC फॉर्म होती है, तो उसी के बेस पे ही फर्दर डिसीजन लिए जाते हैं। एक और केस था एजुकॉम सोल्यूशन केस, जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ था उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स वगैरह देने से मना कर दिया, तो NCLT ने उनको डायरेक्ट किया अपने आप रिकॉर्ड दीजिए वरना आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा एक और जजमेंट थी मद्रास हाई कोर्ट की, जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन लगाता है 7, 9 या 10 के अंदर, उसके अंदर एक IRP का नाम सजेस्ट करता है। जरूरी नहीं होता, पर अगर IRP का नाम सजेस्ट किया जाता है तो क्वेश्चन यह है कि NCLT उस IRP को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं। तो जो हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि अगर IRP का नाम सजेस्ट होता है बाय द एप्लीकेंट तो NCLT को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है अनटिल अनलेस जो वो IRP है वो डिसक्वालीफाइड है, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है या IBBI ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये ब्लैक लिस्टेड है, उसी केस में वो मना कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी IRP का नाम सजेस्ट किया जाएगा बाय द एप्लीकेंट वो NCLT को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो CIRP है वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको एक एपिसोड में कवर करना तो वैसे भी डिफ़िकल्ट है। तो इसको हम जो नेक्स्ट एपिसोड है या एपिसोड्स हैं उसके अंदर हम इसका बैलेंस पोर्शन कवर करेंगे। तो आज आपने देखा कि जो भी कंपनी है उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी तभी शुरू कर सकते हैं जब 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट है।
अगर वो MSC कंपनी है और PPIRP के अंडर आ रही है, उस केस में जो डिफ़ॉल्ट है, मिनिमम डिफ़ॉल्ट वो 10 लाख रुपए का है। और जैसे ही कोई एप्लीकेशन लगाता है विद इन 14 डेज NCLT को वो एप्लीकेशन को एडमिट करना पड़ता है। एडमिट का मतलब है कि उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है। अगर वो कंपनी की इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो उसकी कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी डेट माना जाता है। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी की जो डेट्स हैं वो इसी डेट के रेफरेंस से डिसाइड की जाती हैं कि विद इन 3 डेज जैसे आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती है IRP को पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। तो ये 3 डेज जो है वो कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी से ही डिसाइड होते हैं। और जो ये IRP है इसको NCLT अपॉइंट करता है। तो जो भी IRP है इसको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं क्योंकि जब तक फर्स्ट COC की मीटिंग नहीं होती ये तभी तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है। उसके बाद COC के पास ये पावर है या तो वो IRP को RP अपॉइंट कर दे या किसी और का नाम सजेस्ट करे। और जैसे ही हमने बोला कि 14 सेक्शन के अंदर मॉरिटोरियम लग जाता है, जो भी एग्जिस्टिंग केसेस हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, नए जो केसेस कंपनी के अगेंस्ट लग नहीं सकते। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था वो 12A था, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन शुरू हुई और 90% से ज़्यादा जो COC के वोटिंग पावर्स हैं वो एग्री करते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी की जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ किया जाए तो वो की जा सकती है। पर अगर रेजोल्यूशन प्लान जो है वह अप्रूव हो गया है और COC ने इसको अप्रूव कर दिया तो उसके बाद ये एप्लीकेशन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो स्कीम होती है जिसको कॉम्प्रोमाइज स्कीम कंपनीज एक्ट के अंदर कहते हैं वो भी ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी जो है की जा सकती है। पर सेम बात अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है तो आप ये जो कॉम्प्रोमाइज की स्कीम भी नहीं कर सकते। उस केस में इंसॉल्वेंसी कंटिन्यू करेगी। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो हमने डिस्कस किए तो उसकी समरी है। अब बाकी जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो सी यू देन इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।